India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल एसआईआर मामले में सुनवाई के दौरान कहा, अपीलीय न्यायाधिकरण नए दस्तावेज स्वीकार कर सकते हैं। दस्तावेजों की सत्यता की विधिवत जांच जरूरी। पूर्व न्यायाधीश अध्यक्षता में 19 अपीलीय न्यायाधिकरण गठित की गई। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु मंत्री दुराई मुरुगन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में चल रही कार्रवाई रोकी। ट्रायल 6 को महीने में पूरा करने का निर्देश। सीआईएसएफ कांस्टेबल बर्खास्तगी रद्द मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर 25,000 का लगाया जुर्माना। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज। बरेली में निजी संपत्ति पर नमाज पढ़ने के मामले में यूपी प्रशासन के खिलाफ अवमानना कार्यवाही समाप्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की सुरक्षा वापस लेने का दिया निर्देश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण या एसआईआर से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि अपीलीय न्यायाधिकरण जो मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ अपीलों की सुनवाई कर रहे हैं, वे नए दस्तावेजों को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन केवल तब जब उनकी सत्यता की विधिवत जांच कर ली जाए। पहले न्यायालय ने निर्देश दिया था कि ऐसे नए दस्तावेज स्वीकार न किए जाएं जो मूल रूप से निर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे। परंतु याचिकाकर्ताओं की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस आदेश में संशोधन किया गया। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति बागची और न्यायमूर्ति पंचोली की पीठ को चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि 19 अपीलीय न्यायाधिकरण गठित किए गए हैं, जिनकी अध्यक्षता पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश कर रहे हैं। इन न्यायाधिकरणों की बैठक के लिए कोलकाता स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान को स्थान के रूप में चुना गया है। अदालत को ये भी जानकारी दी गई कि लगभग 60 लाख दावों में से 47 लाख का निपटारा पहले ही किया जा चुका है। कोलकाता के मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि न्यायिक अधिकारी प्रतिदिन लगभग 2 लाख आपत्तियों का निपटारा कर रहे हैं और शेष मामलों को 7 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। इससे पहले फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और पड़ोसी राज्यों से न्यायिक अधिकारियों की तैनाती का आदेश दिया था, क्योंकि इस प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच मतभेद थे। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति का नाम गलत तरीके से हटाया गया है तो न्यायाधिकरण उसे बहाल कर सकता है, भले ही वह व्यक्ति वर्तमान चुनाव में मतदान न कर पाए। पिछली सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी कि देश के अन्य हिस्सों में एसआईआर प्रक्रिया अपेक्षाकृत सुचारू रूप से चली, जबकि पश्चिम बंगाल में समस्याएं अधिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए केंद्र पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें एक सीआईएसएफ कांस्टेबल की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए उसे 25% पिछला वेतन देने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति बी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ ने इस विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए केंद्र सरकार की आलोचना की। अदालत ने स्पष्ट कहा, हम समझ नहीं पा रहे कि यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य पक्षों ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय का रुख क्यों किया। हम इस एसएलपी को 25,000 की लागत के साथ खारिज कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति नागरत्ना ने यह भी रेखांकित किया कि यूनियन ऑफ इंडिया देश की सबसे बड़ी मुकदमेबाज है,
जिसके कारण अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह ऐसा मामला है जिसमें याचिका खारिज करने के साथ साथ जुर्माना लगाना आवश्यक है। उन्होंने कहा, हम लगातार कह रहे हैं कि पेंडेंसी, लेकिन सबसे बड़ा मुकदमेबाज कौन है? न्यायमूर्ति नागरत्ना ने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में सरकारी कानून अधिकारियों को विवेकपूर्ण राय देनी चाहिए। यदि हाईकोर्ट यह पता है कि दी गई सजा अनुपातहीन है और उसे रद्द कर राहत दे दी गई है, तो ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ले जाना चाहिए। उन्होंने कहा, केवल 11 दिन की अनुपस्थिति के लिए बर्खास्तगी अत्यधिक कठोर सजा है और जब हाईकोर्ट ने राहत दे दी है तो आगे अपील करने की आवश्यकता नहीं थी। यह मामला एक सीआईएसएफ कांस्टेबल से जुड़ा है जिसे लगभग 10 साल की सेवा के बाद 2 आरोपों के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीआईएसएफ कांस्टेबल की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया और उसे सेवा में बहाल करने का आदेश दिया। कांस्टेबल पर 11 दिनों तक बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और एक अन्य सीआईएसएफ कर्मी की बेटी के साथ विवाह में सहयोग करने का आरोप था। हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी को गलत ठहराया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना। केंद्र सरकार की नो वर्क नो पे की दलील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को खारिज कर दिया और जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री दुराई मुरुगन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में चल रही ट्रायल कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुरुगन वर्तमान में एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में जल संसाधन मंत्री हैं। न्यायमूर्ति नागरत्ना और न्यायमूर्ति भुइया की पीठ ने मुरुगन द्वारा दायर देरी माफी याचिका और विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें हाईकोर्ट ने मुरुगन को दी गई डिस्चार्ज राहत को रद्द करते हुए ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा, अगली सुनवाई तक कोई भी आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी। नोटिस जारी किया जाता है जो 20 अप्रैल तक वापसी योग्य होगा। इस प्रकार अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तक ट्रायल पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मुरुगन की ओर से ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने दलील दी कि मुरुगन को एक अन्य मामले में जो अलग समय अवधि से संबंधित है, पहले भी इसी प्रकार की राहत मिल चुकी है। यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है जिनमें यह कहा गया है कि मुरुगन ने 1996 से 2001 के बीच, जब वे लोक निर्माण और वन विभाग के मंत्री थे, अपने नाम तथा अपनी पत्नी और पुत्र के नाम पर संपत्तियां अर्जित की। इससे पहले राज्य ने विशेष अदालत द्वारा मुरुगन को डिस्चार्ज किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि इन सभी मुद्दों का सही मूल्यांकन केवल ट्रायल के दौरान साक्ष्यों की जांच के आधार पर ही किया जा सकता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोप तय करने के चरण में साक्ष्यों के गुणदोष का आकलन नहीं किया जाता, बल्कि अभियोजन के प्रस्तुत तथ्यों को प्रथम दृष्टया सत्य मानकर आगे बढ़ाया जाता है। हाईकोर्ट ने माना कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सामग्री प्रथम दृष्टया एक मामला बनाती है, इसलिए उसने डिस्चार्ज आदेश को रद्द करते हुए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह आरोप तय करे और मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि क्योंकि मामला 1996 से 2001 की अवधि से संबंधित है, इसलिए ट्रायल को 6 महीने के भीतर पूरा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में चर्च संपत्ति से जुड़े एक मामले में आपराधिक कार्यवाही को पुनः बहाल कर दिया है। यह मामला चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन की भूमिका की कथित धोखाधड़ी पूर्ण बिक्री से संबंधित है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि ट्रस्ट की संपत्ति को केवल निजी मामला नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह समुदाय के हित के लिए होती है और इसके हस्तांतरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता सार्वजनिक चिंता का विषय है। न्यायमूर्ति अहनासुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अनंतपुरम स्थित 7.75 एकड़ चर्च ट्रस्ट भूमि के हस्तांतरण से जुड़े आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ट्रस्ट संपत्ति के सार्वजनिक स्वरूप पर जोर देते हुए कहा कि भले ही ऐसी संपत्ति का प्रबंधन किसी कॉर्पोरेट संस्था द्वारा किया जाता हो, लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य समुदाय के हित की पूर्ति करना होता है। इसलिए यदि ऐसी संपत्ति के विक्रय या हस्तांतरण में कोई गड़बड़ी होती है तो यह एक वैध सार्वजनिक चिंता का विषय बन जाता है। अदालत ने यह भी कहा कि किसी अपराध की जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है, जब तक कि कानून द्वारा विशेष रूप से ऐसा करने से रोका ना गया हो।
साथ ही आपराधिक मामलों में शिकायत दर्ज करने में देरी अपने आप में घातक नहीं मानी जाती, खासकर तब जब यह प्रतीत हो कि अपराध का पता बाद में चला। यह मामला 22 सितंबर 2007 को निष्पादित एक बिक्री विलेख से जुड़ा है, जिसमें जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। विवाद का मुख्य बिंदु यह है कि 10 फरवरी 2007 के एक प्रस्ताव की राहत केवल 1 एकड़ भूमि और एक बंगले की बिक्री की अनुमति दी गई थी, जबकि वास्तविक लेन देन में 7.75 एकड़ भूमि का हस्तांतरण कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि गवाहों के बयान और संस्थागत रिकॉर्ड प्रथम दृष्टया यह संकेत देते हैं कि ट्रस्ट अधिकारियों द्वारा दी गई स्वीकृति केवल 1 एकड़ भूमि तक सीमित थी। आधिकारिक रिकॉर्ड में ऐसा कोई बाद का प्रस्ताव नहीं मिला जो पूरी 7.75 एकड़ भूमि की बिक्री की अनुमति देता हो। पीठ ने यह भी दोहराया कि जब किसी मामले को रद्द करने की याचिका पर विचार किया जाता है तो अदालत को साक्ष्यों का विस्तृत मूल्यांकन या मिनी ट्रायल नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए आपराधिक कार्रवाई को पुनः बहाल कर दिया और निर्देश दिया कि मुकदमा उसी चरण से आगे बढ़ेगा जिस चरण पर उसे पहले समाप्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह भी स्पष्ट किया कि वैवाहिक विवादों में आपराधिक शिकायत दर्ज करने में अनावश्यक और बिना उचित कारण के हुई देरी अभियोजन के मामले को कमजोर कर सकती है और कई बार घातक भी साबित हो सकती है। इसी आधार पर अदालत ने दहेज उत्पीड़न के एक मामले में महिला के सास ससुर और ननद के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति बी नागरत्न और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें एफआईआर को रद्द करने से इनकार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल सामान्य और व्यापक आरोप जिनका कोई ठोस साक्ष्य या समर्थन न हो पति के रिश्तेदारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा जारी रखने का आधार नहीं बन सकते। अदालत ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि वैवाहिक और पारिवारिक विवादों में जहां साक्ष्य सीमित होते हैं और संबंध अत्यधिक व्यक्तिगत होते हैं वहां समय पर शिकायत दर्ज करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। न्यायालय ने कहा कि जो व्यक्ति किसी अपराध का आरोप लगाते हैं उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहते हुए तुरंत कानूनी उपाय अपनाने चाहिए। इस मामले में शिकायतकर्ता पत्नी द्वारा लगभग 7 सालों की देरी से एफआईआर दर्ज की गई थी जिसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। अदालत ने कहा कि इतनी लंबी और बिना वजह देरी से अभियोजन के मामले पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है और यह उसके लिए घातक साबित हो सकता है। पृष्ठभूमि के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसके पति और ससुराल वालों ने उससे 8.5 लाख और एक कार की अतिरिक्त दहेज की मांग की और उसकी पूर्ति न होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसने ये भी आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट की गई, उसका गर्भपात कराया गया और उसके ससुर द्वारा अनुचित यौन व्यवहार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पूरा मामला केवल शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए कुछ सामान्य आरोपों पर आधारित था जिनका कोई ठोस समर्थन नहीं था। अदालत ने यह भी नोट किया कि शिकायतकर्ता स्वयं इस मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं दिखा रही थी क्योंकि नोटिस मिलने के बावजूद वह सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली और ससुराल पक्ष के खिलाफ चल रही सभी आपराधिक कार्यवाहियों को समाप्त कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में निजी संपत्ति पर नमाज अदा करने से रोकने के आरोप में जिला प्रशासन के खिलाफ दायर अवमानना कार्यवाही को समाप्त कर दिया है। यह मामला तारिक खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य शीर्षक के से न्यायालय के समक्ष आया था। इससे पहले न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने जनवरी में एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए किसी निजी संपत्ति पर धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए किसी प्रकार की सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद मोहम्मदगंज गांव के एक निवासी ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारियों ने इस आदेश का पालन नहीं किया और उसके घर पर नमाज अदा करने में बाधा डाली। इसके बाद न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की अध्यक्षता वाली पीठ ने बरेली के जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तलब किया था। साथ ही याचिकाकर्ता हसीन खान को सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया था। बाद में हाईकोर्ट में रोस्टर परिवर्तन होने के कारण यह मामला न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुआ। 25 मार्च को इस नई पीठ ने अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से संतुष्ट होते हुए अवमानना कार्यवाही को समाप्त कर दिया और संबंधित अधिकारी को दोष मुक्त कर दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि न्यायालय द्वारा दी गई सुरक्षा और संरक्षण का लाभ उठाते हुए याचिकाकर्ता अपने घर पर
52 से 62 लोगों की बड़ी संख्या में नमाज के लिए एकत्र कर रहा था। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर याचिकाकर्ता अपने इस वचन का उल्लंघन करता है और बड़ी संख्या में लोगों को नमाज के लिए एकत्र करता है, जिससे क्षेत्र की शांति भंग होने की आशंका हो, तो संबंधित प्रशासनिक अधिकारी कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि उसे अब किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। इस पर न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि उसे दी गई सुरक्षा तुरंत वापस ली जाए। अंत में न्यायालय ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ जारी किए गए चालान को भी तुरंत वापस लिया जाए। गोवा के उत्तर जिले की सत्र अदालत ने दिसंबर 2025 में हुए भीषण नाइट क्लब आग हादसे के मामले में लूथरा बंधुओं सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को जमानत प्रदान कर दी है। ये दोनों बिर्चबाई रोमियो लैन नामक नाइट क्लब के मालिक हैं, जहां इस दुखद घटना में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 5 पर्यटक भी शामिल है। अदालत ने दोनों आरोपियों को 50,000 की निजी मुचले पर जमानत दी। साथ ही यह शर्त भी लगाई कि वे ना तो किसी गवाह को प्रभावित करेंगे और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़ने की भी अनुमति नहीं होगी। अदालत के विस्तृत आदेश की प्रति अभी उपलब्ध नहीं हुई है। यह मामला 6 दिसंबर 2025 की रात का है, जब गोवा के अरपोरा क्षेत्र में स्थित बिर्चबाई रोमियो लैन नाइट क्लब में आग लग गई थी। इस हादसे में 25 लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य लोग घायल हुए थे। घटना के तुरंत बाद लूथरा बंधु देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए, लेकिन बाद में उन्हें वहां से निर्वासित कर भारत लाया गया, जहां गोवा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने लूथरा बंधुओं के साथ साथ क्लब के अन्य साझेदारों, प्रबंधक, इवेंट आयोजकों और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इन पर गैर इरादतन हत्या, जीवन को खतरे में डालने वाले कृत्य और आग से संबंधित लापरवाही जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिन्हें समान आशय के साथ पढ़ा गया है। पुलिस जांच के अनुसार नाइट क्लब कथित रूप से आवश्यक लाइसेंस और सुरक्षा मंजूरी के बिना संचालित हो रहा था। इसके अलावा वहां आयोजित एक फायर शो के दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए गए, जिसके कारण यह भयावह आग लग गई। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि क्लब के मालिकों ने सुरक्षा मानकों को पालन करने और आवश्यक अग्निशमन बंधुओं सुविधाओं को बनाए रखने में गंभीर लापरवाही बरती। इससे पहले फरवरी 2026 में गोवा की एक सत्र अदालत ने लूथरा बंधुओं की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि आरोप अत्यंत गंभीर थे। इसके अलावा एक अन्य संबंधित एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया कि नाइट क्लब के लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए गए दस्तावेज जाली थे। इस मामले में सौरभ लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका 27 मार्च को खारिज कर दी गई थी। वर्तमान में इस पूरे प्रकरण को लेकर कई जांच और नियामक कार्यवाहियां जारी हैं। अधिकारी ये भी जांच कर रहे हैं कि किन किन परिस्थितियों में इस नाइट क्लब को संचालन की अनुमति दी गई थी और क्या क्या नियमों का उल्लंघन हुआ। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंड में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.